हवेली की पुरानी दीवारों पर चंबेली की बेलें आज कुछ ज्यादा ही महक रही थीं, जैसे वो भी उस गैर रिवायती बंधन की गवाह बनना चाहती हों। जोया ने अपने भारी अरूसी जोड़े के पल्लू को संभाला और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी 28 साला जिंदगी का निचोड़ उसके चेहरे पर मौजूद वक़ार और आंखों के गहरे सुकून में झलक रहा था। सुर्ख रेशमी लिबास जिस पर सुनहरी तारों का काम था, उसके भरे हुए सरापे पर इस तरह सजा था जैसे किसी संग तराश ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा हो। उसने अपनी गर्दन के गिर्द पड़े भारी गुलूबंद को छुआ और उसे अपनी जिल्द पर धात की ठंडक के बजाय एक अजीब सी तपिश महसूस हुई। आज उसका निकाह अजलान से हुआ था, वो अजलान जो अभी उम्र की उन सीढ़ियों पर था जहां जज्बात शोर मचाते हैं और अक्ल खामोश रहती है। बाहर बरामदे में चचा और खानदान के दीगर अफराद की दबी दबी हंसी और तंजिया जुमले जोया के कानों तक पहुंच रहे थे। बड़ी बीबी ने खूब शिकार किया है, बच्चा भी स्कूल से निकला नहीं और इसे जीवन साथी बना लिया, किसी ने जहरीले लहजे में कहा। जोया के माथे पर एक शिकन तक न आई। वो जानती थी कि अजलान के वालिदैन के इंतकाल के बाद इस हवेली में इस लड़के का कोई नहीं था, सिवाय उन लालची रिश्तेदारों के जो उसकी जायदाद पर नजरें जमाए बैठे थे। जोया ने यह फैसला अजलान की हिफाजत के लिए किया था, मगर जब उसने आईने में अपने ढलते हुए शबाब और जवानी की रानाई को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये रिश्ता महज एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक तूफान का पेशखेमा है। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अजलान अंदर दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद कल्फ लगी कमीज़ पहन रखी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जो उसकी चोरी छुपे की जाने वाली वर्जिश के नतीजे में बनने वाले कसरती सीने की झलक दे रहे थे। 19 साला अजलान के चेहरे पर अभी वो मर्दाना सख्ती नहीं आई थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जोया को बेचैन कर गई। वो कमरे में आते ही सोफे पर ढेर हो गया और अपना लैपटॉप खोल लिया। जोया, ये कोडिंग का प्रोजेक्ट आज ही खत्म करना है, वरना क्लाइंट पैसे काट लेगा, उसने बेफिक्री से कहा, जैसे उसे याद ही ना हो कि आज उनकी जिंदगी की सबसे अहम रात है। जोया उसके करीब गई। उसके लिबास से उठने वाली संदल के खुशबू और जवान जिस्म की हिद्दत ने जोया के अंदर एक अरताश पैदा किया। वो उसके पीछे खड़ी हुई और उसके बिखरे हुए बालों को अपने उंगलियों से सुलझाने लगी। अजलान, काम अपनी जगह, मगर क्या तुम्हें मालूम है कि आज हमारी जिंदगी का नया रुख शुरू हुआ है? उसकी आवाज़ में एक ऐसी लर्जिश थी जो अजलान को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए काफ़ी थी। अजलान ने टाइपिंग करते हाथ रोके और सर उठाकर जोया को देखा। इस जाविये से जोया का झुका हुआ चेहरा, उसकी सुर्ख होती लौएं और गहरी सुरमई आंखें उसे किसी सहरंगेज ख्वाब की तरह लगी। अजलान ने लैपटॉप एक तरफ रखा और खड़ा हो गया। वो कद में जोया से 2 इंच लंबा था, जिसका एहसास जोया को तब हुआ जब वो बिल्कुल उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मुझे पता आप मुझसे बड़ी हैं, आपको लगता होगा मैं बच्चा हूँ, अजलान ने सरगोशी की। उसका लहजा अब शरारती नहीं बल्कि गहरा और मर्दाना था। उसने अपना हाथ जोया की कमर पर रखा और उसे आहिस्ता से अपनी जानिब खींचा। जोया का सांस रुक सा गया। उसे तवक्को नहीं थी कि ये बच्चा इतनी जल्दी अपनी हदें उबूर करेगा। लेकिन याद रखिएगा जोया, मैं कमाना भी जानता और अपनी चीज़ की हिफाजत करना भी। उसकी नज़रें जोया के कांपते हुए होठों पर जमी थीं। जोया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा पीछे धकेला, मगर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक तस्लीम शुदा चाहत थी। पहले तमीज़ सीखो अजलान, बड़ों से बात कैसे की जाती है और अपनी बीवी को इज्जत कैसे दी जाती है, उसने मसनूई सख्ती से कहा, हालांकि उसका अपना बदन पसीने में शराबोर हो रहा था। अजलान ने मुस्कुराकर उसका हाथ चूमा। आप सिखा देना, मेरे पास पूरी जिंदगी आपसे सीखने के लिए। कमरे के मध्यम रोशनी में उन दोनों के साए दीवार पर एक दूसरे में पेवस्त हो रहे थे और बाहर की दुनिया उनके इस खामोश और सलगते हुए ताल्लुक से बेखबर थी। जोया को अंदाज़ा हो गया था कि ये सफ़र जितना कठिन है उतना ही वालेहाना और पुरकशिश भी होने वाला है। अगली सुबह की पहली किरण जब भारी पर्दों की ओट से छीनकर कमरे में आई तो जोया की आंख अजलान के लैपटॉप की टिक टिक से खुली। वो अभी तक उसी जगह बैठा था, बाल बिखरे हुए और आंखों में हल्की सी सुर्खी जो रात भर जागने का पता दे रही थी। जोया ने करवट बदली तो रेशमी बिस्तर की सरसराहट ने अजलान को मुतवज्जह किया। उसने मुड़कर जोया को देखा, जो बिखरे बालों और नींद से बोझल आंखों के साथ किसी ख्वाबनाक परी से कम नहीं लग रही थी। गुड मॉर्निंग मिसेज अजलान, उसने अपनी मखसूस शोख मठियाली मुस्कुराहट के साथ कहा। जोया ने एक गहरा सांस लिया और उठकर बैठ गई। उसका रेशमी दुपट्टा कंधे से ढुलक कर फर्श को छूने लगा था। तुम अभी तक जाग रहे हो अजलान, ये वक्त सोने का है या काम करने का?
زویا نے اپنے لہجے میں تھوڑی سختی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز کی کھکن اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ازلان آن لائن کام کر کے خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے، مگر اسے اس کی صحت کی فکر تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور ازلان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ازلان نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی نظریں زویا کے ننگے پاؤں کی نازک انگلیوں سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے تک آئیں۔ جب سامنے اتنی خوبصورت بیوی ہو تو نیند کسے آتی ہے؟ اس نے شرارت سے کہا اور زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زویا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی اس کی گود میں جا گری۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ازلان کے جوان جسم کی حدت اس کے لباس کے پار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ازلان کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ ازلان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی باہر سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، چچا اور چچی کیا سوچیں گے؟ زویا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر اس کی اپنی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ازلان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کا بوجھ ڈالا۔ وہ جو مرضی سوچیں، میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں وہی لڑکپن کی ضد تھی، مگر اس کے چھونے کے انداز میں ایک مردانہ خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ زویا نے بڑی مشکل سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کرایا اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ یہی تو تمہیں سیکھنا ہے ازلان۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنی مرضی کرے، مرد وہ ہوتا ہے جو وقار اور مقام کا خیال رکھے۔ اس گھر میں تم اکیلے نہیں ہو اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی تمہاری طرح انگلی اٹھائے یا تمہیں غیر ذمہ دار سمجھے۔ اس نے ازلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ازلان کی مسکراہٹ کچھ مدھم ہوئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زویا صرف اس کی چاہت نہیں بلکہ اس کا آئینہ بھی ہے۔ آپ کو میری عزت کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زویا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور مشفقانہ تھا کہ ازلان کا غصہ کافور ہو گیا۔ کیونکہ تمہاری عزت اب میری عزت ہے ازلان۔ لوگ تمہیں بچہ کہہ کر پکارتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں ایک ایسا مرد دیکھیں جس کے سامنے کسی کی زبان نہ کھل سکے۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، ایک ایسا بوسہ جو محبت بھی تھا اور ایک عہد بھی۔ ازلان ساکت رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زویا اسے صرف پالنا نہیں چاہتی بلکہ اسے تراش کر ایک ہیرا بنانا چاہتی ہے۔ جاؤ جلدی سے نہا کر تیار ہو جاؤ، آج ناشتے کی میز پر تم وہ ازلان نہیں ہوگے جو کل تک تھا۔ زویا نے اسے حکم دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے اپنے قدموں میں ایک غیر محسوس لغزش تھی، جیسے وہ خود بھی اس کچی عمر کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو رہی ہو۔ ناشتے کی میز پر حویلی کے در و دیوار ایک عجیب سے تناؤ کی گرفت میں تھے۔ زویا نے نہایت نفاست سے سفید چکن کاری کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، جس کے ساتھ اس کے ماتھے پر لٹکتی اکلوتی لٹ اس کے حسن کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے کی پیالیاں بھر رہی تھی جب ازلان کمرے میں داخل ہوا۔ زویا کی نصیحت کا اثر واضح تھا۔ اس نے جینز کے بجائے گہرے نیلے رنگ کا قلف لگا کرتا پہنا تھا، بال سلیقے سے پیچھے کی جانب بنے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ چچا رحیم نے اخبار کی اوٹ سے اسے دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ آئیے میاں ازلان، سنا ہے رات بھر آپ کمپیوٹر پر ہی جتے رہے، اب شادی ہو گئی ہے، کچھ گھر کے معاملات اور باہر کی دنیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ زویا نے ایک بچہ پال لیا ہے۔ چچا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ میز پر موجود دیگر رشتہ داروں کے چہروں پر بھی معنی خیز مسکراہٹیں ابھری۔ ازلان کے ہاتھ کی مٹھیاں بھنج گئیں، اس کی رگوں میں دوڑتا نوجوان خون جوش مارنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت جواب دیتا، زویا کا نرم مگر مضبوط ہاتھ میز کے نیچے اس کے گھٹنے پر ٹکا۔ اس لمس میں ایک خاموش پیغام تھا، صبر کرو۔ زویا نے نہایت اطمینان سے چائے کا کپ چچا کی طرف بڑھایا۔ چچا جان، ازلان رات بھر اسی لیے جاگتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بین الاقوامی کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر صرف کھلونا نہیں بلکہ ان کی محنت کا ذریعہ ہے جس سے وہ اس گھر کے اخراجات میں اپنا پورا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور جہاں تک دنیا داری کی بات ہے تو وہ آہستہ آہستہ سیکھ ہی لیں گے، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے۔ زویا کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی، مگر الفاظ کا انتخاب اتنا کاٹدار تھا کہ چچا کو سانپ سونگھ گیا۔ ازلان نے حیرت اور ستائش بھری نظروں سے زویا کو دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی اس کی ڈھال بن کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں واپس اپنے کمرے میں آئے تو ازلان نے فوراً دروازہ بند کیا اور زویا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آپ نے ان کے سامنے میری جس طرح وکالت کی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے زویا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں زویا کے گردن پر لرزش پیدا کر رہی تھی۔ زویا نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے وکالت نہیں کی ازلان، میں نے سچ کہا تھا، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ غصہ تمہاری کمزوری بن سکتا ہے۔ تمہیں بول کر نہیں، اپنے عمل سے ان کے منہ بند کرنے ہیں۔ اس نے ازلان کے کرتے کا کالر درست کرتے ہوئے کہا۔
अजलान की नज़रें जोया के गुलाबी होंठों पर ठहर गईं। उसे जोया की ये उस्तानी वाली छाप बेहद पुरकशिश लगती थी। उसने शरारत से जोया की कमर के गिर्द हाथ लपेटे और उसे करीब कर लिया। तो अगला सबक क्या है मैडम? उसके लहजे में अब वो नौजवानाना बेबाकी लौट आई थी। जोया ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लीं। अगला सबक यह है कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हारे इम्तिहानात करीब हैं। अजलान ने एक कहकहा लगाया और जोया के रुखसार को अपने लबों से छुआ। पढ़ाई तो होती रहेगी जोया, मगर ये जो आपकी कुर्बत का नशा है, ये मुझे किसी काम का नहीं छोड़ रहा। कमरे में एक सहर अंगेज खामोशी छा गई, जहां एक तरफ नसीहतें थीं और दूसरी तरफ एक सुलगती हुई बेनाम सी चाहत। दोपहर की जर्द धूप जब हवेली के सहन में उतरती थी तो दरो दीवार पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। जोया अपने कमरे में सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, मगर उसकी नज़रें बार बार सामने मेज़ पर झुके अजलान की तरफ उठ जाती थीं। अजलान अपने लैपटॉप पर किसी पेचीदा प्रोजेक्ट में मगन था। उसकी पेशानी पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थीं और वो बार बार अपने घने बालों को झटक कर पीछे करता। जोया ने महसूस किया कि अजलान की शख्सियत में एक ऐसी बेचैनी है जो उसे आम लड़कों से मुमताज़ करती है। वो मेहनती था, खुददार था और सबसे बढ़कर ये कि वो जोया की कुर्बत के लिए तड़पता था। अजलान, बस करो अब। 2 घंटे से तुम एक ही जगह बैठे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। जोया ने किताब बंद करते हुए कहा। उसकी रेशमी आवाज़ ने कमरे के सन्नाटे को बड़ी नज़ाकत से तोड़ा। अजलान ने सर उठाया। उसकी आंखों में थकन थी, मगर जोया को देखते ही वहां एक शरीर चमक उभर आई। आराम तो मैं तब करूं जब मुझे सुकून मिले। यहाँ तो दिल की धड़कनें ही काबू में नहीं आती। उसने लैपटॉप बंद किया और उठकर जोया के कदमों के पास फर्श पर बैठ गया। उसका ये बेतकल्लुफ अंदाज जोया को कभी कभी परेशान कर देता था, मगर उसमें छिपी अपनायत उसे भली लगती थी। जोया ने उसके माथे से पसीना पूंछने के लिए अपना दुपट्टा बढ़ाया, मगर अजलान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं जोया। क्या आपको मुझ में एक मर्द नजर नहीं आता? उसके लहजे में एक अजीब सी संजीदगी और गहराई थी जिसने जोया को गुंग कर दिया। जोया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी उंगलियां अजलान की हथेली पर रक्स करने लगीं। मर्द बनना सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं होता अजलान, ये वो वक़ार है जो इंसान अपने रवैये से कमाता है। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस जवानी को किसी मकसद में ढालो। अजलान ने उसका हाथ अपने लबों से लगाया। उसका लम्स इतना गर्म और वालेहाना था कि जोया के पूरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई। मेरा मकसद तो सिर्फ आप है जोया। मैं जो कमा रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, वो सब सिर्फ इसलिए है कि एक दिन मैं आपके सामने फख्र से खड़ा हो सकूं और दुनिया को बता सकूं कि आपका इंतखाब गलत नहीं था। उसने जोया के घुटने पर अपना सर रख दिया, जैसे वो अपनी तमाम थकन उसके लम्स में बहा देना चाहता हो। जोया ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरना शुरू की। ये खामोशी किसी भी गुफ्तगू से ज्यादा पुरअसर थी। इसी लम्हे बाहर से चच्ची की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, जो किसी बात पर मुलाजमा को डांट रही थी। जोया फौरन होशियार हो गई और अजलान को उठने का इशारा किया। अजलान उठो, कोई भी अंदर आ सकता है, हमें अपने ताल्लुक में एक लिहाज रखना होगा। अजलान एकदम खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी उभरी। कब तक हम दूसरों के डर से जिएंगे? मैं चाहता हूं कि मैं आपको सबके सामने अपना कहूं, आपका हाथ थाम कर चलूं। उसकी आवाज़ में वही नौजवानाना जोश था जिसे जोया आहिस्ता आहिस्ता एक ठहराव में बदल रही थी। जोया उसके करीब आई और उसकी शर्ट का बटन ठीक करते हुए उसकी आंखों में झांका। वक्त से पहले लगी आग सब कुछ जला देती है अजलान। सब्र का फल मीठा होता है। तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, अपना ऑनलाइन बिजनेस मजीद मुस्तहकम करो, फिर किसी को हम पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। उसने अजलान के रुखसार को थपथपाया, जिस पर दाढ़ी के हल्के हल्के बाल अब नुमायां होने लगे थे। अजलान ने उसका हाथ थामकर उसे दोबारा चूमा। ठीक है, मैं सब्र करूंगा, मगर याद रखिएगा कि इस सब्र की कीमत बहुत भारी होगी। उसकी नज़रों में मौजूद तपिश बता रही थी कि वो जोया की पुख्तगी का कायल तो है, मगर उसका दिल किसी और ही सिमत में महवे सफ़र है। जोया ने एक ठंडी आह भरी। उसे एहसास हो रहा था कि इस जवान जज्बों वाले लड़के को काबू में रखना उसके लिए कितना बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। शाम के साई हवेली के दरो दीवार पर दराज हो रहे थे और आसमान पर छाई सुर्खी जोया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। वो किचन में खड़ी चाय के लिए कहवा तैयार कर रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे आकर खड़ा हो गया है। इससे पहले कि वो मुड़ती, अजलान के मजबूत हाथ उसके कमर के गिर्द हमायल हो चुके थे। जोया का सांस एक लम्हे को थम गया। चूल्हे से उठती भांप और अजलान के जिस्म की हद्दत ने मिलकर एक सहर अंगेज माहौल बना दिया था। अजलान, ये क्या कर रहे हो? कोई भी आ जाएगा। चची अब्बा के कमरे से निकल रही थी अभी। जोया ने दबी दबी आवाज़ में उसे टोका, मगर उसके लहजे की लर्जिश उसकी अपनी बेबसी बयान कर रही थी।
अजलान ने उसकी गर्दन के पीछे बिखरी एक आवारा लट को अपने लबों से छुआ। आने दे ज़ोया, मैं अपनी बीवी के करीब हूँ, किसी गैर के नहीं। आप इतना डरती क्यों हैं? उसकी आवाज़ में वो खास मर्दाना खुरदरापन था जो गुज़श्ता चंद हफ्तों में मज़ीद गहरा हो गया था। वो अब महज एक टीनेजर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी खुद एतमादी उसे एक पुरकशिश मर्द के रूप में ढाल रही थी। ज़ोया ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ हटाया और उसकी तरफ मुड़ी। डरती नहीं हूँ अजलान, लिहाज करती हूँ। इस घर में हमारी इज्जत का दारोमदार हमारे तर्ज़े अमल पर है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि लोगों की ज़ुबानें कितनी जहरीली होती हैं। उसने अजलान के रुखसार पर हाथ रखा जहाँ अब दाढ़ी के निशान वाज़े हो रहे थे। अजलान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी हथेली पर जमाया। मैं छोटा नहीं हूँ ज़ोया, मैं कमा रहा हूँ, मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो रहा हूँ। आप बस ये बताएं कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ज़ोया की आंखों में एक नरमी उभरी। भरोसा है अजलान, इसीलिए तो मैं तुम्हें सबसे छुपाकर अपने दिल के करीब रखती हूँ। तुम्हारी ये शोखी, ये बेबाकी मुझे अच्छी लगती है, मगर इसे सिर्फ मेरे लिए रहने दो। बाहर की दुनिया के लिए तुम्हें एक चट्टान बनना है, ऐसा इंसान जिसे कोई लर्जा न सके। उसने अजलान को समझाते हुए उसके माथे पर एक बोसा दिया। अजलान की आंखें बंद हो गईं। उसे ज़ोया की कुर्बत में वो सुकून मिलता था जो उसे जिंदगी के किसी हादसे ने नहीं दिया था। उसी वक्त बरामदे में भारी कदमों की चाप सुनाई दी। ज़ोया फौरन दूर हट गई और चाय की प्यालियां ट्रे में सजाने लगी। चच्चा रहीम किचन के दरवाजे पर आ खड़े हुए। उनकी नज़रें अजलान के चेहरे पर मौजूद सुर्खी और ज़ोया की थोड़ी उखड़ी हुई सांसों का जायजा ले रही थी। क्यों भाई मियाँ अजलान, आजकल कामकाज में जी नहीं लग रहा क्या? सुना है पिछले महीने का इंटरनेट बिल बहुत ज्यादा आया है। क्या सिर्फ ऑनलाइन गपशप ही चल रही है? चच्चा का लहजा हमेशा की तरह तंजिया था। अजलान ने जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि ज़ोया ने उसे एक मायनी खेज नज़र से खामोश करा दिया। चच्चा जान, काम ज्यादा हो तो बिजली और इंटरनेट भी ज्यादा सर्फ होता है। इस माह अजलान ने अपने प्रोजेक्ट से इतनी रकम कमाई है कि वो ना सिर्फ बिल अदा करेंगे बल्कि घर के राशन में भी अपना हिस्सा डालेंगे। उसने ट्रे उठाई और चच्चा के करीब से गुजरते हुए अजलान को साथ चलने का इशारा किया। अजलान ने चच्चा की तरफ देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट दी, मगर उसके अंदर एक अहद जन्म ले रहा था कि वो जल्द ही ज़ोया को इस माहौल से निकालकर एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां सिर्फ उन दोनों की बादशाहत होगी। वो ज़ोया की इस उस्तानी सिफ्त पर फिदा था, मगर उसका जवान दिल अब उसके मुकम्मल वजूद का तलबगार था। रात के पिछले पहर जब हवेली के परिंदे भी अपनी शाखों पर दबक गए थे, ज़ोया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों का इस्तकबाल कर रही थी। चांद की मध्यम रोशनी उसके सरापे को एक पुरसर्रार रानाई दे रही थी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप महसूस हुई और फिर अजलान की खुशबू फजा में फैल गई। वो खामोशी से आकर उसके बराबर में खड़ा हो गया। उसके बाजू बालकनी की मंडेर पर टिके थे और नजरें दूर उपक पर जमी थी। ज़ोया ने मुड़कर उसे देखा। वो काली टी शर्ट और ट्राउज़र में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा पुख्ता और कसरती लग रहा था। आप अभी तक सोई नहीं? अजलान ने धीमे लहजे में पूछा। उसकी आवाज़ में वो मखसूस खुरदुरापन था जो रात की खामोशी में मजीद गहरा हो रहा था। ज़ोया ने एक ठंडी आह भरी। नींद आंखों से कोसों दूर है अजलान, बस यही सोच रही थी कि हम किस कठिन रास्ते पर चल पड़े हैं। अजलान ने उसकी तरफ रुख किया। उसकी आंखें तपिश और जज्बात का समंदर लग रही थीं। रास्ता मुश्किल नहीं है ज़ोया, लोग इसे मुश्किल बनाते हैं। आप इन बातों को दिल पर क्यों लेती हैं? मैंने आज अपने नए प्रोजेक्ट की पेमेंट वसूल की है। हम चाहें तो अगले महीने अपना अलग घर ले सकते हैं। ज़ोया ने उसकी मासूमियत पर एक उदास मुस्कुराहट दी और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी। घर लेना कोई बड़ी बात नहीं है अजलान, मगर तुम्हारी चचा और रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगे? वो कहेंगे कि बीवी के आते ही अजलान बदल गया, उसने हमें छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शनाख्त पर कोई दाग लगे। तुम्हें एक ऐसा मर्द बनना है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और फिर भी बुलंद परवाज करे। उसने अजलान की आंखों में झांका जहां एक बेनाम सी तड़प अंगड़ाई ले रही थी। अजलान ने ज़ोया का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा जहां उसके दिल की धड़कनें एक बेतरतीब ताल पर नाच रही थी। मेरा वकार, मेरी पहचान सिर्फ आप हैं ज़ोया, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। उसने झुककर ज़ोया के माथे को अपने लबों से छुआ। ये लम्स इतना लंबा और इतना वालाहाना था कि ज़ोया के घुटने कांपने लगे। उसने महसूस किया कि अजलान अब वो लड़का नहीं रहा जैसे वो उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी। उसके लम्स में अब वो मलकियत और शिद्दत थी जो एक बालिग मर्द की खासियत होती है।
अजलान ने उसके कान के पास सरगोशी की। आप मुझे सिखाती हैं कि बोलना कैसे है, रहना कैसे है, पर क्या आप ये नहीं सिखाएंगी कि इस मोहब्बत को कैसे संभालना है जो मेरे अंदर तूफान बनकर उठ रही है? जोया का सांस रुक सा गया। उसने अपनी नजरें झुका लीं, मगर अजलान ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। इस लम्हे उनके दरमियान मौजूद लिहाज की दीवानें चटकने लगी थीं। अजलान, तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो, जोया ने कमजोर सी आवाज में कहा। अजलान ने एक कदम मजीद करीब होते हुए उसे दीवार और अपने जिस्म के दरमियान महसूर कर लिया। हाँ, मैं जज्बाती हूँ क्योंकि मैं आपको खोने से डरता हूँ। आप मेरे लिए एक उस्ताद भी हैं और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत भी। उसकी सांसें जोया के होंठों से टकरा रही थीं, जहाँ एक खामोश दावत छिपी थी। जोया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके अपने हाथ में वो जोर नहीं रहा था। वो अजलान की इस बढ़ती हुई खुद एतमादी और मर्दाना वजाहत के सामने खुद को हारती हुई महसूस कर रही थी। बाहर सहन में रात की रानी की खुशबू तेज हो गई थी और कमरे के अंदर जज्बात की एक ऐसी लहर उठी थी जिसने इन दोनों को अपनी लपेट में ले लिया था। जोया जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ सिखाना है, मगर उस रात उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत के कुछ असबाक ऐसे भी हैं जो खुद उसे अजलान से सीखने पड़ेंगे। उसने आंखें मूंद ली और खुद को उसके हिसार में दे दिया, जहां अब सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें गवाह थीं। बालकोनी में छाई खामोशी अब एक सुलगते हुए इस्तराब में बदल चुकी थी। अजलान की गिरफ्त जोया की कमर पर मजीद गहरी हुई तो जोया को अपनी पुख्तगी रेत की दीवार की तरह गिरती महसूस हुई। उसने हमेशा खुद को एक ढाल समझा था, मगर उस रात अजलान के लम्स में वो हाकिमियत थी जिसने जोया को ये एहसास दिलाया कि वो महज एक निगरान नहीं, एक मतलूबा औरत भी है। अजलान ने उसके कान की लो पर अपने लब रखे तो जोया के पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई। जोया, मैंने आपसे सब्र करना सीख लिया, अब आप मुझसे दीवानगी सीखें। इसकी सरगोशी में छिपा तीखापन जोया के होश उड़ाने के लिए काफी था। उस रात हवेली के उस बंद कमरे ने एक नया मोड़ देखा। जोया की तमाम तर उस्तानी सिफत अजलान की वालहाना चाहत के सामने ढेर हो गई। वो लड़का जो कल तक उसके मशवरों का मोहताज था, आज अपने लम्स से जोया के वजूद की नई तहें खोल रहा था। उनके दरमियान मौजूद उम्र का तफावत जज्बात की इस हद्दत में पिघलकर खत्म हो गया था। जब जोया ने पहली बार अजलान की आंखों में वो मर्दाना तपिश देखी तो उसे अंदाजा हुआ कि उसने जिस पौधे की आबियारी की थी वो अब एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसका साया अब खुद जोया की पनाहगाह था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में कदम रखा तो फिजा में एक अजीब सी खुमार आलूद खामोशी थी। जोया बेदार हुई तो उसने खुद को अजलान के मजबूत बाजुओं के हिसार में पाया। अजलान अभी तक गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना सुकून था, जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। जोया ने उसके बिखरे बालों को चूमा और बिस्तर से उठी, मगर उसके अपने बदन में एक मीठा सा दर्द और दिल में एक अनोखी सरशारी थी। उसे एहसास था कि अब उनके रिश्ते की नौयत बदल चुकी है। वो अब सिर्फ मुरब्बी नहीं रही थी, वो अजलान की रूह का हिस्सा बन चुकी थी। नाश्ते की मेज पर कदम रखते ही माहौल की संगीनी ने जोया का इस्तकबाल किया। चचा रहीम, चची और उनकी बेटी रमशा पहले से वहां मौजूद थे और उनके चेहरों पर फैली नागवारी साफ बता रही थी कि आज फिर कोई नया महाज खुलने वाला है। माशाल्लाह, बड़ी बीबी तो आज कुछ ज्यादा ही निखरी निखरी लग रही हैं। लगता है रात भर किसी ने खूब खिदमत की है। चची ने अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए तंजिया लहजे में कहा। रमशा ने एक हकारत भरी हंसी दबाई। अम्मी, खिदमत तो करनी ही पड़ेगी। जब शौहर बच्चा हो तो उसे लोरी सुनाना भी तो बीवी का ही काम होता है। जोया के हाथ में पकड़ी चाय की प्याली हल्की सी थरथराई, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई तासुर उभरने न दिया। उससे पहले कि वो जवाब देती अदलान बरामदे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में आज एक नई खुद एतमादी थी, जैसे वो रातों रात बड़ा हो गया हो। उसने कुर्सी खींची और जोया के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। उसका बाजू जोया की कुर्सी के पुष्ट पर था, जो एक वाज़े ऐलान था कि जोया अब उसकी मिल्कियत है। चची जान, लोरियां तो वो सुनाते हैं जिन्हें नींद ना आए, हम तो वो हैं जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना जानते हैं। और जहां तक मेरी बेगम के निखार की बात है तो ये मेरी मोहब्बत का असर है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेज़ पर सन्नाटा छा गया। चचा रहीम ने गुस्से से अखबार नीचे पटका। अदलान, ये बदतमीजी है, बड़ों के सामने बोलना सीखो। अदलान ने निहायत इत्मीनान से जोया के हाथ से चाय का कप लिया और चचा की आंखों में आंखें डालकर कहा, बड़ों का एहतराम करना जोया ने मुझे सिखाया है,
مگر اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا میرا اپنا خون جانتا ہے۔ اس گھر میں اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ زویا پر کوئی طنز کرے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا ساتھ پسند نہیں تو میں آج ہی نیا گھر دیکھ سکتا ہوں۔ زویا نے عدلان کا ہاتھ دبایا۔ وہ اسے خاموش کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اس بات کی خوشی تھی کہ آج وہ لڑکا جس کا وہ ہاتھ پکڑ کر چلتی تھی آج اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے کھڑا تھا۔ رشتہ داروں کی دشمنی اب کھل کر سامنے آ رہی تھی، مگر زویا جانتی تھی کہ اس کی ڈھال اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ ناشتے کی میز پر عدلان کی بے باکی نے حویلی کے پرانے اصولوں کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ چچا رحیم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، جبکہ چچی کی آنکھوں میں نفرت کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ نیا گھر لوگے؟ چچا نے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ جس کی اپنی ابھی میسے بھی نہیں بھیگی وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے؟ یہ سب اس عورت کا سکھایا ہوا ہے جس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور بھرا ہے کہ تم مرد بن گئے ہو۔ زویا نے محسوس کیا کہ بات اب عدلان سے بڑھ کر اس کی ذات پر آ گئی ہے۔ اس نے عدلان کا ہاتھ تھاما جو غصے سے کانپ رہا تھا، اور اپنی نظروں سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ چچا جان، فطور دماغ میں نہیں، شاید آپ کی سوچ میں ہے، زویا نے نہایت ٹھنڈے اور باوقار لہجے میں کہا۔ عدلان ابھی چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کے حوصلے اور اس کی محنت آپ سب سے زیادہ ہے۔ وہ اگر یہاں رہ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اپنے والدین کی یادوں سے جڑا رہنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی بدتمیزیاں سہنے کا پابند ہے۔ زویا کے اس کرارے جواب نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ چچی نے اپنی بیٹی رمشا کو اشارہ کیا، جس نے موقع پا کر زہر اگلا۔ امی چھوڑیے ان کو، جسے خود شرم نہ آئے کہ اپنے سے 10 سال چھوٹے لڑکے کو دام میں پھنسا لیا ہے، اسے دوسروں کی باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ زویا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی ابھری، مگر اس نے اسے ضبط کر لیا۔ عدلان سے اب رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میز کو زور سے ہاتھ مارا۔ بس، بہت ہو چکا۔ آج کے بعد زویا کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ پیچھے چچا اور چچے کی بلند آوازیں اور بد دعائیں حویلی کی فضا کو آلودہ کر رہی تھیں، مگر عدلان کے قدموں میں کوئی لغزش نہ تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی عدلان نے غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ میں ابھی سامان باندھتا ہوں زویا، ہم یہاں ایک پل نہیں رہیں گے۔ زویا اس کے قریب آئی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ عدلان، میری طرف دیکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ عدلان نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں ابھی سیکھنی ہے عدلان۔ غصہ دکھا کر تم ان کی نظر میں چھوٹے ہی رہو گے۔ مرد وہ ہے جو خاموشی سے اپنا مقام بنائے اور دشمن کو اپنی کامیابی سے جواب دے۔ اگر ہم آج گھر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کہیں گے کہ ہم ڈر کر بھاگ گئے۔ عدلان نے گہرا سانس لیا اور اپنا سر زویا کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں ان کی باتیں برداشت کر سکتا ہوں زویا، پر آپ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا۔ زویا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سکون بخشنے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے عدلان، آج تم نے میرا مان رکھا، وہ بہت اچھا لگا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب کوئی آپ پر کیچڑ اچھالے تو اس کا جواب کیچڑ سے نہیں، اپنے کردار کی پاکیزگی سے دیا جاتا ہے۔ تم اپنے کام پر توجہ دو، اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ جس دن تم اس شہر کے کامیاب ترین نوجوان بنو گے، اس دن یہ لوگ خود تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ رات ڈھلی تو کمرے کا ماحول پھر سے وہی سحر انگیز تپش سمیٹے ہوئے تھا۔ عدلان نے زویا کو اپنے قریب کیا اور اس کے گلے میں موجود سونے کی زنجیر سے کھیلتے ہوئے پوچھا، اور جو سبق آپ نے مجھے کل رات سکھایا تھا، کیا اس کا دوسرا حصہ آج ہوگا؟ اس کی آواز میں وہی والہانہ پن تھا جو زویا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا تھا۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ سبق کتابوں میں نہیں ہوتا عدلان، وہ صرف دلوں کی زبان سے سمجھا جاتا ہے۔ عدلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، جہاں باہر کی دنیا کی نفرت اور دشمنی کا کوئی گزر نہ تھا۔ زویا اسے جینا سکھا رہی تھی اور عدلان اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی جیت ہے۔ رشتہ داروں کی سازشیں اب ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر رہی تھی، مگر ان دونوں کی دنیا اب ایک دوسرے کے لمس اور بھروسے میں مقید ہو چکی تھی۔ حویلی کی فضا اب صرف زہریلی سرگوشیوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ دشمنی اب عملی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ چچا رحیم اور ان کے بیٹوں نے عدلان کے آن لائن کام میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے گھر کا انٹرنیٹ کنیکشن کٹوا دیا اور بجلی کے فیوز نکالنا شروع کر دیے۔ وہ چاہتے تھے کہ عدلان معاشی طور پر مفلوج ہو جائے اور گھٹنے ٹیک کر ان سے معافی مانگے۔ ایک شام جب عدلان اپنے ایک اہم بین الاقوامی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن پر کام کر رہا تھا، اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عدلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے بھپرا ہوا باہر نکلا، مگر زویا نے برآمدے میں ہی اس کا راستہ روک لیا۔ عدلان رک جاؤ، اندھیرا غصے سے نہیں روشنی سے ختم ہوتا ہے۔
زویا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں وہی مدھم سا ٹھہراؤ تھا جو ازلان کے تپتے ہوئے جذبات پر اوس کی طرح گرتا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں زویا، یہ لوگ کس حد تک گر گئے ہیں؟ میرا کام رک گیا ہے، میرا کلائنٹ مجھ پر بھروسہ کھو دے گا۔ ازلان کا سانس غصے کی وجہ سے تیز چل رہا تھا۔ زویا نے اسے کمرے میں واپس جا کر موم بتی روشن کی۔ اس کی مدھم روشنی میں زویا کا چہرہ کسی مقدس مورت کی طرح دمک رہا تھا۔ اپنا موبائل ہاٹ سپاٹ استعمال کرو، اور اگر وہ بھی نہ چلے تو میں تمہارے لیے شہر کے لائبریری ہال کا انتظام کر دوں گی، مگر ان کے سامنے تماشا مت بنو۔ ازلان نے موم بتی کی روشنی میں زویا کو دیکھا۔ اس کی ریشمی قمیض کے گلے سے جھلکتی ہنسلی کی ہڈی اور اس کی آنکھوں میں چھپی فکر نے ازلان کے غصے کو ایک دم چاہت میں بدل دیا۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آپ مجھے ہر بار ایک نئی راہ دکھاتی ہیں، کاش میں آپ جیسا حوصلہ رکھ پاتا۔ اس نے سرگوشی کی۔ زویا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بال درست کیے۔ تمہارا یہ جوش ہی تمہاری طاقت ہے ازلان، بس اسے صحیح سمت دینا میرا کام ہے۔ اس لمحے کمرے میں صرف موم بتی کی لو کانپ رہی تھی اور ان دونوں کے سائے دیوار پر ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ایک انوکھی داستان سنا رہے تھے۔ ازلان نے جھک کر زویا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ پچھلے تمام لمس سے زیادہ گہرا اور شدت آمیز تھا۔ اس میں چچا کی تلخیوں کا جواب بھی تھا اور زویا کی دی گئی تربیت کا صلہ بھی۔ زویا نے محسوس کیا کہ ازلان کی گرفت میں اب ایک محافظ کی سی مضبوطی آ گئی ہے۔ وہ اب وہ لڑکا نہیں تھا جسے سہارے کی ضرورت ہو، بلکہ وہ خود زویا کا سہارا بننے کے لیے تیار تھا۔ زویا، میں نے اپنا کام موبائل ڈیٹا پر مکمل کر لیا ہے، مجھے ان کی بجلی کی ضرورت نہیں، اس نے سانسوں کے درمیان کہا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی ایک ایسی چمک تھی جس نے زویا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اگلی صبح جب ناشتے پر چچا رحیم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ازلان کی طرف دیکھا تو ازلان نے نہایت سکون سے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ یہ اس ماہ کا بجلی کا بل، انٹرنیٹ کا خرچہ اور گھر کے راشن میں میرا حصہ ہے۔ آئندہ اگر فیوز اڑا تو میں نیا میٹر اپنے نام پر لگوا لوں گا، اور پھر اس گھر کے آدھے حصے پر میرا قانونی حق ہوگا جس سے آپ مجھے محروم نہیں کر سکیں گے۔ چچا کا نوالہ ان کے حلق میں پھنس گیا اور چچی کا چہرہ پھک ہو گیا۔ زویا نے خاموشی سے اپنی چائے پی، مگر اس کی نظریں ازلان کے اس بدلے ہوئے انداز پر جمی تھی۔ اس نے ازلان کو جینا سکھایا تھا اور اب ازلان اسے یہ سکھا رہا تھا کہ اپنی محبت اور اپنے حق کے لیے لڑا کیسے جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی ہر چال اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب لا رہی تھی، جہاں احترام اور جنون ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ حویلی کی خاموشی اب کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ چچا رحیم اور چچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ازلان کو معاشی طور پر دبانا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے پیچھے زویا کی عقل اور حوصلہ ایک ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ جب تک یہ سانپنی اس کے سر پر رہے گی وہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ چچی نے رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں سرگوشی کی۔ ان کی نفرت اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے پر تل گئے تھے۔ رمشا نے کچن میں زویا کے لیے مخصوص رکھی گئی دودھ کی بوتل میں خاموشی سے وہ زہریلا سفوف ملا دیا جو انسان کو مارتا تو نہیں مگر اسے بستر سے لگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ رات کے وقت جب زویا اپنا معمول کا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو اسے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ میز پر رکھا وہی دودھ کا گلاس اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ ازلان اپنے لیپ ٹاپ پر کسی غیر ملکی میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے کانوں پر ہیڈ فونز تھے اور وہ بڑے انہماک سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ زویا نے گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ بھر لیے۔ اسے ذائقہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے دھات کی کڑواہٹ حلق میں اتر رہی ہو، مگر اس نے اپنی تھکن کا شاخسانہ سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں اسے اپنے سر میں ہتھوڑے بجتے محسوس ہوئے اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ازلان، اس نے نحیف سی آواز میں اسے پکارنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ازلان نے جب اپنی میٹنگ ختم کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زویا کا وہ چہرہ جو ہمیشہ گلاب کی طرح دمکتا تھا اب زرد پڑ چکا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ ازلان نے دیوانہ وار اسے پکارا، اسے جھنجھوڑا، مگر زویا کی پلکیں نہ جھپکیں۔ اس کی نبض خطرناک حد تک گر چکی تھی۔ زویا، آنکھیں کھولو زویا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ازلان کی آواز میں ایک ایسی دہشت تھی جس نے پوری حویلی کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ برآمدے میں کھڑے چچا اور چچی کے چہروں پر ایک چھپی ہوئی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر ازلان کی آنکھوں میں اس وقت موت کا رقص تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں جانتا ہوں یہ کس کی حرکت ہے، ازلان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی وہ معصومیت اور لڑکپن اب ایک صفاق مردانگی میں بدل چکا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا، جہاں ہر لمحہ زویا کی زندگی کے لیے قیمتی تھا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں ازلان اکیلا بیٹھا تھا۔
उसके कपड़ों पर जोया के पसीने और परफ्यूम की मिली जुली महक अभी तक मौजूद थी, जो उसे मजीद तड़पा रही थी। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि उसे धात का जहर दिया गया है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। अजलान की मुट्ठियां भींच गईं, उसके सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। सुबह के वक्त जब जोया ने नीमवा आंखों से अजलान को देखा तो वो उसके बिस्तर के पास फर्श पर बैठा उसका हाथ अपने माथे से लगाए रो रहा था। जोया ने कमजोरी से उसके बालों में हाथ फेरा। अजलान ने फौरन सर उठाया। उसकी आंखें खून आलूद थी, मगर जोया को जिंदा देखकर उसमें जैसे रूह लौट आई हो। जोया, मैंने आपसे सब कुछ सीखा, पर मैंने ये नहीं सीखा कि आपके बिना कैसे जीना है। उसने जोया की हथेली पर अपने लब रख दिए। जोया ने उसे बोलने से रोक दिया। अजलान, अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली के जहर से दूर हो जाएं। तुम्हारी तालीम और तुम्हारा काम अब वहाँ नहीं रहेगा। अजलान ने इस बात में सर हिलाया। उसकी नज़रों में अब वो ठहराव आ गया था जो एक बड़े फैसले का पेशखैमा होता है। अब वो सिर्फ जोया का शागिर्द नहीं था, वो उसका मुहाफिज बन चुका था, जो अपनी औरत की खातिर पूरी दुनिया से लड़ने का अज़्म कर चुका था। हस्पताल की सफ़ेद दीवारों के दरमियान जोया की सांसें अब बहाल हो रही थी, मगर अजलान के अंदर एक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने 3 दिन और 3 रातें जोया के सरहाने गुजार दी, ना कुछ खाया, ना चैन से बैठा। जब डॉक्टर ने जोया को घर ले जाने की इजाज़त दी तो अजलान के चेहरे पर वो पुरानी शोखी नहीं, बल्कि एक लोहे जैसी मजबूती थी। उसने जोया को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया, मगर गाड़ी का रुख हवेली की तरफ नहीं, बल्कि शहर के एक जदीद अपार्टमेंट ब्लॉक की तरफ था। अजलान, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हवेली का रास्ता तो पीछे रह गया, जोया ने नकाहत भरी आवाज़ में पूछा। अजलान ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और एक गहरा सांस लिया। वो हवेली अब हमारा घर नहीं रही जोया, वहाँ सिर्फ दीवारें हैं और इन दीवारों के पीछे जहरीले सांप रहते हैं। मैं अपनी जान तो खतरे में डाल सकता हूँ, मगर आपके वजूद पर आने वाली एक कांच भी मेरी रूह को फना कर देती है। उसने गाड़ी एक खूबसूरत इमारत के सामने रोकी। ये वो अपार्टमेंट था जो उसने अपनी ऑनलाइन कमाई से चुपके से किराए पर लिया और सजा रखा था, ताकि एक दिन वो जोया को वहाँ ले जा सके। जब वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुए तो जोया दंग रह गई। वहाँ हर चीज़ जोया की पसंद के मुताबिक थी। हल्के रंग के पर्दे, दीवारों पर नफीस पेंटिंग्स और एक गोशा जहाँ अजलान का वर्क स्टेशन बना हुआ था। ये सब तुमने कब किया? जोया की आंखों में आंसू आ गए। अजलान ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने फर्श पर बैठ गया। जिस दिन उन्होंने आप पर तंज किया था, उसी दिन मैंने अहद किया था कि मैं आपको वो मकाम दूंगा जहाँ कोई आपकी तरफ मैली आंख से ना देख सके। जोया, मैंने आपसे वकार सीखा, अब मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ। जोया ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। उसे महसूस हुआ कि जहर के उस हादसे ने अजलान के अंदर के लड़के को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, और अब उसके सामने एक जिम्मेदार, मुहिब और निडर मर्द खड़ा है। अजलान, तुम अभी पढ़ रहे हो, ये सब अखराजात? जोया ने फिक्रमंदी से कहना चाहा, मगर अजलान ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट से इतना कमा लिया है कि हम 1 साल तक सुकून से यहाँ रह सकते हैं। अब मैं आपका शागिर्द नहीं रहा जोया, मैं इस छोटे से घर का सरबराह हूँ। रात ढली तो इस नए घर की फिजा में एक अजीब सी तपिश और सुकून का इम्तिजाज था। अजलान ने जोया के लिए खुद सूप तैयार किया और उसे अपने हाथों से पिलाया। जोया को उसकी इस बड़ी उम्र वाली संजीदगी पर प्यार आ रहा था। जब वो सोने के लिए लेटे तो अजलान ने उसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में ले लिया। जोया, यहाँ ना चचा है ना चची, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी मोहब्बत। उसने जोया की पेशानी को चूमा। इस लम्स में एक ऐसा सुकून था जो जोया ने बरसों से महसूस नहीं किया था। उधर हवेली में चचा और चची अपनी शिकस्त पर पेचो ताब खा रहे थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़के को वो बच्चा समझते थे, वो इतनी जल्दी उनके चंगल से निकल जाएगा। अजलान ने अपना सामान मंगवाने के बजाय सिर्फ अपने ज़रूरी कागजात मंगवा लिए और एक पैगाम भेज दिया। जायदाद का फैसला अदालत करेगी, अब मैं लड़का नहीं मुद्दई बनकर सामने आऊँगा। जोया ने जब ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तरबियत अब मुकम्मल हो चुकी है। अब उसे अजलान को सिखाना नहीं था, बल्कि उसकी बनाई हुई दुनिया में मलिका बनकर रहना था। मगर वो जानती थी कि हवेली वाले इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। नए अपार्टमेंट की खिड़की से नजर आने वाला शहर का नज़ारा किसी ख्वाब की तरह रोशन था, मगर कमरे के अंदर का माहौल उससे कहीं ज्यादा सहर अंगेज और तपता हुआ था। जोया अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो रही थी, मगर उसकी तबीयत में एक अजीब सी शर्मो हया ने डेरा डाल लिया था। वो अजलान जैसे वो कल तक जिंदगी के आदाब सिखाती थी, अब एक ऐसी हाकिमाना मोहब्बत का मालिक बन चुका था जिसके सामने जोया की पुख्तगी अक्सर पिघल कर रह जाती। अजलान ने अपने काम के औकात भी बदल लिए थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जोया के करीब रह सके।
ایک ढलती हुई शाम जब जोया किचन में अपनी पसंद की कॉफी बना रही थी, अजलान दबे कदमों पीछे से आया और उसकी कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू फैला दिए। जोया के बदन में एक सनसनी दौड़ गई। अजलान, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, उसने धीमे लहजे में एहतजाज किया, मगर उसकी आवाज में वो रौब नहीं रहा था। अजलान ने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाया, उसकी ताज़ा शेव की हुई ठोड़ी जोया की रेशमी जिल्द को छू रही थी। जोया, आपने मुझे सिखाया था कि जिंदगी में तरजीहात क्या होती है। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी तरजीह आपका कुर्ब है। क्या ये सबक मैंने सही याद किया है? उसकी आवाज़ की गहराई जोया के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। जोया मुड़ी तो खुद को किचन के शेल्फ और अजलान के कसरती बदन के दरमियान महसूर पाया। अजलान की नज़रें उसके गुलाबी होंठों पर जमी थी, जिन पे कॉफ़ी की भाप से हल्की सी नमी आ गई थी। तुम बहुत बिगड़ गए हो अजलान, जोया ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लीं। अजलान ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। मैं बिगड़ा नहीं हूँ जोया, मैं बस अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता हूँ। वो तमाम लम्हात जो हमने इस बोझल हवेली में ज़ाया कर दिए, मैं उन्हें समेटना चाहता हूँ। उसने झुककर जोया के कान में सरगोशी की। और याद रखिए, अब मैं आपका छोटा शौहर नहीं हूँ, मैं आपका वो मुहाफिज हूँ जो आपके हर दुख को अपनी लज्जत में बदलने का हुनर जानता है। उस रात जज्बात की शिद्दत ने तमाम बंधन तोड़ दिए। अजलान के लम्स में एक ऐसी आग थी जो जोया को अपने साथ बहा ले गई। वो लड़का जो कभी एक मुश्किल कोड लिखने पर खुश होता था, आज अपनी बीवी के वजूद के पेचीदा जज्बात को समझने और उन्हें तस्कीन देने में मसरूफ था। जोया ने महसूस किया कि अजलान की उम्र भले कम थी, मगर उसकी चाहत में वो गहराई थी जो उम्र रसीदा मर्दों में भी शाज़ और नादिर ही मिलती थी। वो उसे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार भी करता और एक हाकिम की तरह अपनी मोहब्बत के नक्श भी उस पर सबत करता। उधर हवेली से चचा रहीम के फ़ोन कॉल्स और धमकियां अब भी आ रही थीं, मगर अजलान ने उन सबको ब्लॉक कर दिया था। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। वो जानता था कि कानूनी तौर पर वो जायदाद का वारिस है, और उसने अपने वकील से कह दिया था कि वो तमाम कागजात तैयार कर ले। जोया अक्सर उसे देखकर सोचती कि क्या ये वही अजलान है जिसके बाल वो खुद संवारती थी। अब तो वो खुद जोया को तैयार होते देखकर उसकी जुल्फों में हाथ डालता और उसके बनाव सिंगार पर तबसरे करता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी हो गए हो? जोया ने एक रात उसके सीने पर सर रखकर पूछा। अजलान ने उसकी कमर पर दायरे बनाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, खुद एतमादी तो आपने दी है जोया। आपने मुझे बताया था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अब जब मैंने ये मान लिया है तो आपको एतराज क्यों है? जोया ने उसके दिल की धड़कनों को सुना और आंखें मूंद ली। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस हीरे को तराशा था, उसकी चमक अब खुद उसकी आंखों को खीरा कर रही थी। मोहब्बत के सफ़र में अब वो दोनों बराबर के शरीक थे, जहां ना कोई बड़ा था ना छोटा, सिर्फ दो रूहें थीं जो एक दूसरे में जम हो चुकी थीं। अपार्टमेंट की पुरसुकून जिंदगी में अभी चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि एक दोपहर दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने खामोशी का जिगर चाक कर दिया। अजलान ने दरवाज़ा खोला तो सामने चचा रहीम, उनके दोनों बेटे और दो पुलिस एहलकार खड़े थे। चचा के चेहरे पर एक मक्काराना फातेहाना मुस्कुराहट थी। हाँ भाई मियाँ अजलान, हमें लगा तुम शहर घूमने आए हो, पर तुम तो यहाँ घर बस आकर बैठ गए। इंस्पेक्टर साहब, यही वो लड़का है जिसने हमारी भतीजी को वर्गलाकर कैद कर रखा है और जायदाद के कागजात चोरी कर लिए हैं, चचा ने झूठ का पलिंदा खोलते हुए कहा। जोया, जो अंदर से शोर सुनकर बाहर आई थी, अपने सामने पुलिस देखकर एक लम्हे को थरथरा गई, मगर अगले ही पल अजलान की मजबूत हथेली ने उसका हाथ थाम लिया। अजलान के चेहरे पर ना कोई खौफ था और ना ही कोई घबराहट। उसने नहायत इत्मीनान से पुलिस अफसर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, वर्गलाकर कैद करने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने मेरी बीवी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। जहां तक जायदाद का ताल्लुक है तो वो मेरे वालिद की है और मैं कानूनी तौर पर उनका इकलौता वारिस हूँ। अजलान ने अपनी जेब से एक फोल्डर निकाला जो वो पहले ही तैयार कर चुका था। ये जायदाद के असली कागजात हैं और ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट जो साबित करता है कि मैं बालिग हूँ और अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। पुलिस अफसर ने कागजात का जायजा लिया तो चचा के चेहरे की रंगत उड़ गई। अजलान ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वो मर्दाना जलाल था जो दुश्मन को पाश पाश कर देने के लिए काफी था। और सुनिए चचा जान, आपने जिस पुलिस को बुलाया है, उन्हीं के सामने मैं आपके खिलाफ अगवा की कोशिश और इक़दाम कत्ल की FIR दर्ज करवाने वाला हूँ। मेरे पास हस्पताल की वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें जोया के खून में जहर की तस्दीक हुई है। ये सुनते ही चचा और उनके बेटों के माथे पर पसीना आ गया। वो जो अजलान को एक नादान बच्चा समझकर दबाने आए थे, आज उसके सामने बेबस खड़े थे। पुलिस एहलकार ने गुस्से से चचा की तरफ देखा। आप हमें गुमराह कर रहे थे, चलिए थाने, अब वहां बैठकर हिसाब होगा।
चचा रहीम मुनमुनाए, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा घरेलू मामला है, हम बस समझाने आए थे। मगर अजलान ने रास्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। घरेलू मामला तब होता जब आपने हद उबूर ना की होती, अब कानून फैसला करेगा। जब पुलिस चचा और उनके बेटों को लेकर गई तो जोया ने एक गहरा सांस लिया और दीवार से टेक लगा ली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अजलान ने इतनी खामोशी से ये सब मंसूबाबंदी कर ली थी। कमरे में वापस आते ही जोया ने अजलान को हैरत से देखा। तुमने ये सब कब किया? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अजलान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने आपसे सीखा था जोया कि जब दुश्मन ताकतवर हो तो वार खामोशी से करना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि आप इस ज़हनी दबाव से गुजरें, इसलिए मैंने वकील से मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे। उसने जोया के माथे पर एक गहरा बोसा दिया। अब इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें अलग कर सके। वो हवेली अब फरोख्त हो जाएगी और उससे मिलने वाली रकम से हम अपना मुस्तकबिल और भी शानदार बनाएंगे। जोया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने महसूस किया कि उसकी तरबियत अब समरबार हो चुकी है। अजलान अब सिर्फ उसका शौहर नहीं था, वो उसकी बका की जमानत बन चुका था। रात की तारीकी में जब वो दोनों अपनी बालकनी में खड़े शहर की रोशनियां देख रहे थे तो जोया ने महसूस किया कि अजलान के लम्स में अब वो पुरानी हिचकिचाहट नहीं बल्कि एक फातह का सुकून था। जोया, क्या मैंने अब सारे सबक मुकम्मल कर लिए हैं? अजलान ने शरारत से उसके कान में पूछा। जोया ने मुस्कुराकर अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। नहीं अजलान, अभी एक सबक बाकी है कि नारी जिंदगी इस मोहब्बत को कैसे बरकरार रखना है। अजलान ने उसे मजीद करीब कर लिया। वो सबक तो हम रोज़ाना दोहराएंगे जब तक हमारी सांसें सलामत हैं। उनका ये सफ़र जो एक समझौते से शुरू हुआ था अब एक लाभानी इश्क की दास्तान बन चुका था। थाने की सलाखों के पीछे चचा रहीम और उनके बेटों की अकड़ खाक में मिल चुकी थी। अजलान ने जिस कानूनी महारत और पुख्तगी के साथ केस लड़ा उसने बड़े बड़े वकीलों को हैरान कर दिया। जोया को जहर देने की मेडिकल रिपोर्ट और जायदाद के कागजात में हेर फेर के ठोस सबूतों ने चचा के लिए फरार का कोई रास्ता न छोड़ा। जब अदालत ने उन्हें 5 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई तो हवेली के वो दरो दीवार भी जैसे सुकून का सांस लेने लगे जो बरसों से उनके जुल्म के गवाह थे। अजलान ने अपनी मौरूसी हवेली को फरोख्त करने का मुश्किल मगर ज़रूरी फैसला किया क्योंकि वो जोया को इन कड़वी यादों से दूर एक नई जिंदगी देना चाहता था। आज हवेली का सौदा मुकम्मल हो गया जोया, अजलान ने शाम को घर आते ही एक फाइल मेज़ पर रखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर वो फातिहाना वक़ार था जो एक कामयाब मर्द की पहचान होती है। जोया ने उसे देखा। उसके नक्श अब मज़ीद निखर गए थे और उसकी आवाज़ में वो रौब आ गया था जो बरसों की मेहनत से मिलता है। हम अब कहाँ जाएंगे? जोया ने धीरे से पूछा। अजलान ने मुस्कुराकर उसे हाथ से पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। ये एक सरप्राइज़ है जिसे मैंने अपनी मेहनत और हवेली के हिस्से से तामीर किया है। गाड़ी शहर के पुरसुकून और महंगे इलाके की एक वसी सड़क पर मुड़ी और एक आलीशान सफ़ेद गेट के सामने रुक गई। जोया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक जदीद तर्ज की मगर क्लासिकी वज़ाक़ता वाली हवेली खड़ी थी जिसके वसी लॉन में सफ़ेद गुलाब के पौधे कतार दर कतार लगे हुए थे। ये हमारा घर है? जोया ने बेयकीनी से पूछा। अजलान ने उसे गेट से अंदर ले जाते हुए कहा, हाँ, ये वो मकाम है जहाँ आपको किसी के तंज का निशाना नहीं बनना पड़ेगा। यहाँ आप मेरी मलिका बनकर रहेंगी और मैं इस सल्तनत का पहला सिपाही। घर के अंदर कदम रखते ही जोया को एक खुशगवार हैरत का झटका लगा। घर का हर कोना उसकी पसंद के मुताबिक डिज़ाइन किया गया था। बुलंद छतें, लकड़ी का नफीस काम और एक बड़ा कुतुबखाना जहां उसकी पसंदीदा किताबें पहले से सजी हुई थीं। अजलान ने उसे कुतुबखाने के वस्त में लाकर खड़ा किया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आपने मुझे बोलना, चलना और मुआशरे में सर उठाकर जीना सिखाया। ये घर मेरी तरफ से आपकी इस एहसान का एक छोटा सा एतराफ़ है। उसका लम्स अब पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और तपता हुआ था जिसमें मलकियत का एहसास वाज़े था। जोया ने मुड़कर अजलान की आंखों में देखा जहां अब कोई छोटा लड़का नहीं बल्कि एक मुकम्मल मर्द खड़ा था जिसने अपनी औरत की खातिर दुनिया फतह कर ली थी। उसने अजलान के रुखसार पर अपना हाथ रखा। तुमने मुझे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया अजलान, तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। अजलान ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे अपनी जानिब मज़ीद खींचा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जोया। इस बड़ी हवेली में अब हमारी अपनी एक अलग दुनिया होगी जहां मोहब्बत के सिवा किसी और जज्बे को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।
رات کی خاموشی میں نئی حویلی کے در و دیوار ان کے قہقہوں اور پیار بھری باتوں سے گونجنے لگے، جہاں ماضی کے زخم اب مندمل ہو رہے تھے اور ایک روشن مستقبل ان کا منتظر تھا۔ نئی حویلی کے در و دیوار اب صرف سکون کے گواہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نئی زندگی کی آمد کی خوشی سے مہک رہے تھے۔ وقت نے اتنی تیزی سے پر پھیلا کر اڑان بھری کہ کسی کو احساس ہی نہ ہوا۔ اذلان جو ابھی حال ہی میں 20 سال کی دہلیز پر پہنچا تھا، اب اس عمر میں تھا جہاں اس کے ہم عمر لڑکے صرف اپنی تفریحات میں مگن ہوتے ہیں، مگر اس کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور وقار آ چکا تھا جیسے اس نے برسوں کا سفر مہینوں میں طے کر لیا ہو۔ وہ اب ایک کامیاب سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک تھا، مگر اس کی کائنات کا محور آج بھی زویا ہی تھی۔ اسپتال کا کوریڈور اس رات ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کی زد میں تھا۔ اذلان دیوانہ وار آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کے اندرونی کرب کو بیان کر رہی تھی۔ زویا جو عمر کے اس حصے میں تھی جہاں زچگی کے مراحل تھوڑے کٹھن ہوتے ہیں، اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اذلان کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور وہ بار بار اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا۔ یا اللہ، میری زویا کو کچھ نہ ہو، اس نے مجھے جینا سکھایا، اسے مجھ سے مت چھیننا۔ اس کے لیے یہ 20 سالہ جوانی اب ایک بھاری بوجھ بن گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ باپ بننا صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک نئی روح کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور 2 ننھے وجودوں کے رونے کی ملی جلی آواز نے ہسپتال کے سناٹے کو چیر دیا۔ اذلان کے قدم وہی جم گئے۔ لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئیں۔ مبارک ہو اذلان صاحب، اللہ نے آپ کو جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے اور زویا بی بی بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اذلان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کا پورا وجود شکر گزاری کے احساس سے لبریز تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی والدین کے سائے سے محروم ہو کر ٹوٹ گیا تھا، آج خود 2 زندگیوں کا سایہ بننے جا رہا تھا۔ جب اسے کمرے میں جانے کی اجازت ملی تو منظر دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ زویا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نکاہت کے باوجود ایک انوکھی ممتا کی روشنی سے دمک رہا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 چھوٹے چھوٹے وجود سفید مخملی کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، جن کے ننھے ہاتھ فضا میں حرکت کر رہے تھے۔ اذلان دبے قدموں اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زویا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور ایک نحیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ دیکھو اذلان، تمہارے عکس آ گئے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اذلان نے باری باری اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ ان کے معصوم لمس نے اذلان کے اندر کے تمام زخم بھر دیے۔ زویا، میں نے آپ سے وقار سیکھا، محبت سیکھی، پر آج ان بچوں نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ زویا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم 20 سال کی عمر میں ایک بہترین باپ ثابت ہو گئے اذلان، کیونکہ تمہارے اندر ایک مرد کا حوصلہ اور ایک بچے کی معصومیت دونوں موجود ہیں۔ اس رات اس کمرے میں صرف خوشیاں تھیں، جہاں ایک ادھورا خاندان اب مکمل ہو چکا تھا۔ زویا نے جس لڑکے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، آج وہ اسے اور اس کے بچوں کو اپنی آغوش میں لیے ایک محافظ کی طرح کھڑا تھا۔ یہ ان کی محبت کی معراج تھی، جہاں ماضی کی کڑواہٹ اب میٹھی یادوں میں بدل چکی تھی۔